हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री से होगा, जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम ये जानेंगे कि ये सभ्यता कैसे आई, इसका नाम कैसे पड़ा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता था उसका विकास कहाँ से हुआ, कैसे उसका नाम पड़ा, वो हम पहले देखते हैं। एक देखिए, एक नदी थी जो यहाँ से शुरू होके कैलाश माउंटेन से होती हुई इधर अरेबियन ओशन में गिरती थी, जिसको हम तो बोलते थे सिंधु नदी। और इधर से जो ग्रीक आते थे व्यापार के लिए, उन्होंने बार बार इसको इंडस 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 बोला, तो इसलिए इसको इंडस रिवर भी कहने लग गए। कुछ व्यापारी इधर से भी आते थे, जिनको ईरान से आते थे, जिनको पहले फारस भी कहा जाता था, और उससे पहले इनको मेसोपोटामिया भी कहा जाता था। और ये व्यापार करने के लिए किधर, भारत के साइड आते थे। देखिए, ये तो आज का नक्शा है। पहले जो था हमारा क्षेत्र कहाँ तक, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक। तो जब ये ग्रीक्स और ये इधर से जो ये फारस आते थे, तो जो इस रिवर के ऊपर ये पड़ाव डालते थे। इनका कहने का मतलब ये है कि ये व्यापार के लिए आते थे, तो ये तब तक चलते रहते थे जब तक कि सिंधु नदी ना आ जाए। तो जो ये यहाँ पर पड़ाव डालते थे, तो जब ये पड़ाव डालते थे तो ये हजारों की संख्या में आते थे, क्योंकि ये मसालों आदि व्यापार के लिए इंडिया कोर में आते थे। तो यहाँ पे इन्होंने छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण किया, क्योंकि जो घाटियाँ, जो माउंटेन्स यहाँ पे होते थे, उनमें इन्होंने छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण किया, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब देखिए, इंडिया के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता के को देखते कि कहाँ से शुरू, कहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, यहाँ JNK में से ये स्टार्ट होकर सीधा महाराष्ट्र तक आती है, और इधर यूपी से स्टार्ट होकर सीधा बलूचिस्तान तक जाता है। ठीक, देखिए आगे समझते हैं इसको। ये देखिए, JNK में ये मांडा जगह से स्टार्ट होती है, और जो कहाँ पे है, चिनाब रिवर पे। और इधर महाराष्ट्र में ये कहाँ तक जाता है, दाइमाबाद तक, जो किस नदी पे है, गोदावरी नदी पर। इधर ये आलमगीरपुर यूपी में, जिसको अभी मेरठ कहते हैं, वहाँ हिंडन रिवर पे यहाँ से स्टार्ट होकर ये कहाँ जाता है, बलूचिस्तान में दास्त रिवर पर, जो है पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो ये क्या सिंधु घाटी सभ्यता का डायग्राम था कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में कहाँ से स्टार्ट होती है और दक्षिण तक कहाँ तक जाती है, पूर्व में कहाँ से स्टार्ट होती है और पश्चिम में कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ को, इसलिए जो इसका जो बनावट थी, जब सिंधु नदी के पास में जो माउंटेन्स, घाटियों में जब लोग आके रहने लगे, तो एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी के अंदर वो वहाँ पे बस्तियाँ स्थापित करने लगे, क्योंकि वो व्यापार के लिए आते थे, तो वो अपना पड़ाव वहीं डालते थे। तो इस चीज़ को जब उन्होंने अपना पड़ाव वहाँ डाला, तो वो वहाँ पे ही बस्तियाँ उनका उन्होंने निर्माण कर लिया, वो वहीं रहने लगे। तो इस चीज़ को बोला गया था सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, जो फादर हेरास तथा जो हॉल थे इतिहासकार, उनके अनुसार इस सभ्यता का निर्माण करता द्रविड़ थे, और गार्डन चाइल्ड ने इस सभ्यता को निर्माणकर्ता को सुमेरियन को माना था। जो गार्डन चाइल्ड थे इतिहासकार, उन्होंने सुमेरियन को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना गया था। वैसे सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति है।
जो हमारी सिंधु सभ्यता है वो सबसे पुरानी शहरी संस्कृति है, क्योंकि इसमें हम हर चीज़ को, टेक्नोलॉजी को देख लो, चाहे फैशंस को देख लो, चाहे कृषि को देख लो, वो सभी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो हम इसको एक शहरी संस्कृति भी कह सकते हैं। जैसे उस टाइम पे 3 सबसे बड़ी सभ्यताएं होती थी। कौन कौन सी? मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु सभ्यता। तो जिसमें सिंधु सभ्यता थी वो सबसे व्यापक थी। इसका खोज कैसे हुआ, ये कैसे सामने आई? देखिए क्या हुआ था कि 7वीं शताब्दी में जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहाँ बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार मानकर उनका उपयोग घर बनाने के लिए किया। लेकिन उसके बाद 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा था। उसके बाद 1856 में कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया था। 1856 में लॉर्ड कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण करवाया था। उसके बाद 1856 में ही बर्टन बंधुओं द्वारा कराची से लाहौर तक के बीच में जब रेलवे का निर्माण किया जा रहा था, तब जब उन्होंने ये चीज़ देखी, तब उन्होंने इस स्थल की सूचना सरकार को दी थी। और उसके बाद 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। ये हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ था, उस टाइम पे कौन सी 3 सभ्यताएं प्रमुख थी, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता भी एक थी। तो ये सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर, हकड़ा, जिसको हम प्राचीन सरस्वती भी बोलते हैं, उसके किनारे हुआ था। और इसके जो से प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ई, ये इसके प्रमुख स्थल हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ते जाएंगे। और दिसंबर 2014 में भिडाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया। कौन सी जगह को? भिडाना को। और ये कब खोजा गया था? दिसंबर 2014 में। नेक्स्ट देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इतनी दूरी में फैली हुई है कि हम उसकी हर एक नगर को, हर एक बस्ती को लेके इसका अध्ययन नहीं कर सकते। तो हम उन इम्पोर्टेंट जगह को उठाएंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला इंपॉर्टेंट प्लेस है उसको हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा। और इसकी लोकेशन कहाँ है बताओ? माउंट मैरी, पंजाब में। कहाँ है इसकी लोकेशन? पंजाब में। पंजाब में। और ये कौन सी नदी पे है? रावी। और इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में। और खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। और हड़प्पा सभ्यता थी, उससे कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं? अन्न भंडार, ताबूत दफन, पहला शहर जो खुदाई के दौरान मिला, पहला शहर जो खुदाई के दौरान मिला, और मोहरे। ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली? ये हड़प्पा सभ्यता से। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है इसको कला और संस्कृति और वास्तुकला का केंद्र माना जाता है। हम हड़प्पा शहर है इसको 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित किया गया था। जो हड़प्पा शहर था इसको 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से पश्चिम का हिस्सा छोटा था लेकिन वह ऊंचाई पर था, जिसे गढ़ के रूप में कहा जाता था, जहाँ पे क्या था कि अमीर लोगों का निवास होता था। और जो पूर्व का हिस्सा था वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा बड़ा था, लेकिन वह नीचा शहर था, जहाँ पे आम वर्कर वगैरह, आम जनता वगैरह रहती थी। क्योंकि गढ़ में तो मोस्टली वो लोग रहते थे जो फाइनेंशियल, जिनकी कंडीशन अच्छी थी, जो अमीर तबके के आते थे। और जो नीचे वाले शहर में रहते थे उसमें वर्कर्स वगैरह, आम पब्लिक वगैरह जो चीज़ों को खरीद फरोख्त करते थे, वो लोग कहाँ रहते थे? वो नीचे वाले शहर में, पूर्व के हिस्से में। और गढ़ में अन्न भंडार होते थे,
धार्मिक भवन भी गढ़ में ही होता था, सार्वजनिक भवन भी गढ़ में ही होता था, और एक जो सभा हॉल होती थी वो भी गढ़ में ही होती थी। जबकि और जो निचले शहर हैं उस पे जो सड़कें थी वो आयताकार खंडों में विभाजित थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस भाग में? निचले शहर में। और भी चीजें देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। हड़प्पा की जो वस्तुएं थी वह पत्थर, खोल और धातुओं से बनी हुई थी। हड़प्पा की ईंटें इतनी अच्छी तरह से बनाई गई थी कि ऐसा लगता था कि वे हजारों वर्षों तक चलेंगी। और दीवार बनाने में इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया था ताकि इनको मजबूती मिले। जो हड़प्पा शहर की जब जो बस्ती की जो दीवारें बनाई जाती थी वो ईंटें इतनी मजबूत होती थी और उनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा जाता था। और एक चीज़ और, हड़प्पा में सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था थी, जहाँ हर घर में सड़क से जहाँ हर घर में जो नालियाँ हैं वह सड़क के से जो मेन नाला होता था उससे जुड़ी हुई होती थी। कुछ और देखते हैं। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग ये जो फसल थी, गेहूँ, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल, अलसी वगैरह ये उगाते थे। तो ये किस बात का संकेत देते थे कि हड़प्पा के लोग कृषि से भी परिचित थे। और हड़प्पा के लोग भेड़, बकरी और भैंस भी पालते थे। तो ये भी किस बात का संकेत था कि वो पशुपालन में भी रुचि रखते थे। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो। अगला स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और इसका क्या मतलब होता है? मर्द पुरुषों का टिल्ला। और इसकी लोकेशन कौन सी है? सिंध, पाकिस्तान में। किस रिवर पे है ये? सिंधु नदी पर। और ये कौन से सन में खोजा गया था इसको? 1922 में। खोजकर्ता कौन थे? राकल दास बनर्जी। और वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिली थी? सबसे बड़ा स्नानघर, कान से नृत्य करने वाली लड़की, दाढ़ी वाले आदमी, टेराकोटा खिलौना, बुल शील, पशुपति सील, बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा। ये हमें कहाँ से मिला था? ये मोहनजोदड़ो से। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया जाता है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में कौन सा स्थल था या कौन सी सभ्यता थी। तो वो कौन सा स्थल था? मोहनजोदड़ो, जिसे इसको हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, जो प्राग ऐतिहासिक सिंधु संस्कृति से लगभग 3000 ईसा पूर्व विकसित हुआ था। ये प्राग ऐतिहासिक जो सिंधु संस्कृति है उससे लगभग 3000 ईसा पूर्व विकसित हुआ था। और मोहनजोदड़ो का क्षेत्र लगभग कितना है? मोहनजोदड़ो का क्षेत्र लगभग 300 हेक्टेयर है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स इसके देखते हैं। यहां पर भी शहरों को दो भागों में बांटा गया था। जैसे हड़प्पा में शहरों को दो भागों में बांटा गया था, गढ़ और निचला शहर। तो यहाँ पर भी शहरों को दो भागों में बांटा गया था, गढ़ मतलब ऊंचा शहर और नीचा शहर। और यहाँ पर जो जो इमारतें पाई गई थी मोहनजोदड़ो में, उनमें से कई इमारतें 2 मंजिली भी थी। ठीक है, और अधिकांश घरों में भीतरी आंगन होते थे। जो हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो के अंदर जो घर थे, मकान थे, उनमें अधिकांश घरों में भीतरी आंगन होते थे जिनके दरवाजे बगल की गलियों में खुलते थे। और यहाँ ग्रेट ग्रेनरी, एक अनाज रखने के लिए क्या होता था? भंडारण, जिसको हम भंडार करने के लिए, स्टोर करने के लिए काम में लेते थे कि फसल निकाली सीधा उसको वहाँ पे लेके आए, तो उसको क्या बोला गया था? ग्रेट ग्रेनरी। और उसके साथ जो एक बहुत बड़ी इमारत होती थी और उसके पास में ही एक बड़ा सार्वजनिक स्नानागार भी होता था। तो ये भी क्वेश्चन उठता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और मोहनजोदड़ो शहर में बड़े बड़े मंच भी होते थे जो शायद बाढ़ से बचाव के लिए
अभिप्रेरित थे कि भाई जब भी बाढ़ जैसी समस्या का सामना करना पड़े तो उन मंचों पर जा सके। तो ये चीज़ भी क्या इंगित करती है कि मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे वो टेक्निक के बारे में जानते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कांस्य नृत्य करने वाली लड़की थी, उसकी भी मूर्ति मिली थी। तो इससे क्या पता लगता है कि मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे वो मनोरंजन को भी अपना हिस्सा मानते थे। समझ रहे हो? और यहाँ पे क्या मिला है, टेराकोटा खिलौना। ये भी किस बात का और इशारा करता है कि वहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने बनाए जाते थे। और यहाँ पे क्या मिला है, पशुपति सील। तो ये किस चीज़ की, इससे किस चीज़ की तुलना की जा सकती है कि पशुपति सील से हम ये देख सकते हैं कि वहाँ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को मानने का भी साक्ष्य के बारे में पता चलता है। एक था यहाँ पे बुल सील, जिसको हम बोलते हैं बेलनाकार मुहर। इस पे कुछ नंबर लिखे होते थे और उनको स्याही में डुबोकर पेपर पर घुमा दिया जाता था, जो पेपर पर पूरा छप जाता था। और इस टेक्निक को कहाँ से लाया गया था? इस टेक्निक को फारस से लाया गया था। जैसे आज अपन जो मोहर लगाते हैं वैसे ही पहले बुल सील होती थी, उस पर कुछ नंबर लिखे होते थे और उसको जो बेलनाकार आकार की होती थी उसको स्याही में डुबोकर पेपर पर चलाया जाता था, जिससे वो उस पर छप जाती थी उसकी आकृति। तो ये भी कहाँ की देन है? ये मोहनजोदड़ो की देन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चन्हूदड़ो। इसकी लोकेशन कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान में। ये कौन सी नदी पे है? ये भी सिंधु नदी पर है। और इसको कब खोजा गया था? 1934, 1934 में। और खोजकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार। और यहाँ पे क्या क्या मिला था? मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का उपयोग, कंघी आदि यहाँ पे और चीज़ें मिली थी। कुछ और चीज़ें भी थी जो इस जगह से मिली हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। एक तो देखिए यहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले। जैसे वहाँ पे ऊंचा शहर नीचा शहर, तो उनकी जो बाउंड्री होती थी या उन बस्तियों की जो सुरक्षा के लिए जो किलाबंदी होती थी वो चीज़ें यहाँ पे इस जगह पे नहीं मिला। ठीक है, और यहाँ से और क्या क्या मिला है वो देखते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में अलंकृत हाथी कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के पद चिन्ह, फुटप्रिंट्स भी प्राप्त हुए थे। और यहाँ से एक जला हुआ कपाल भी मिला था। चन्हूदड़ो से हमें एक 4 पहिए वाली गाड़ी भी मिली है। और यहाँ से एक आकृति मिली है जो मिट्टी का मोर जैसी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मिट्टी के मोर की आकृति भी मिली है। और जो चन्हूदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली हैं। देखिए ये पॉइंट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली हैं? तो ये कौन सा स्थल है? चन्हूदड़ो। और यहाँ पे देखिए वस्तु निर्मित और अनिर्मित दोनों रूपों में पाई गई हैं। तो जिससे क्या पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे मुख्यतः दस्तकार और कारीगर लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही तरीके से कि निर्मित और अनिर्मित दोनों तरीके की चीज़ें वस्तुएं यहाँ पे पाई गई हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिपस्टिक का उपयोग भी हुआ है, आईलाइनर का उपयोग भी हुआ है। तो ये किस बात का इशारा करते हैं कि यहाँ की महिलाएं फैशन के प्रति जागरूक थी। आगे कुछ और देखते हैं, कंघी। अब देखिए यहाँ ये पॉइंट है एक कंघी। तो यहाँ पे 2 तरीके की कंघी पाई गई थी। एक थी लकड़ी की निर्मित कंघी और एक थी हाथी दांत से निर्मित कंघी। तो लकड़ी वाली कंघी को मोस्टली कौन यूज करते थे? जो गरीब लोग होते थे वो है लकड़ी वाली कंघी यूज करते थे। और हाथी दांत वाली कंघी को कौन यूज करते थे? जो लोग अमीर तबके के होते थे वो लोग हाथी दांत वाली कंघी को यूज करते हैं। तो ये किस बात का और इशारा था कि वहां पर भी भेदभाव जैसी सोच पनप चुकी थी कि अमीर तबका अलग, गरीब तबका अलग। आगे देखते हैं, अगला स्थल रोपड़। तो इसकी ये कौन सी जगह मिली थी सविता? ये स्थल कौन सी जगह मिला था? पंजाब। और रिवर कौन सी थी?
सल्तज। और कौन से साल में इसकी खुदाई की गई थी? 1953 से लेके 1955 में। और खोजकर्ता कौन थे? यागदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया था और बीबी लाल द्वारा इसकी खोज की गई थी 1950 में। और यहाँ पे क्या क्या मिला था? कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया था, वो चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली थी। कुछ और चीज़ें हैं जो हमें रोपड़ से प्राप्त हुई, वो बताते हैं आपको। देखो, रोपड़ में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था और इसका वर्तमान नाम क्या है? रूपनगर। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी भी हमें मिली थी। और यहाँ संस्कृति के 5 चरण देखने को मिलते हैं हमें। यहाँ पर रोपड़ में हमें संस्कृति के 5 चरण देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है हड़प्पा, सेकंड है चित्रित धूसर मर्दभांड, तीसरा है उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, चौथा चरण है कुषाण और पांचवा है मध्यकालीन मर्दभांड। और यहाँ पर किले और मकानों के अवशेषों से लगता है कि यहाँ मकान पत्थर, जो कि मतलब जो यहाँ पे किले और जो मकान बनाए गए थे उनके जो हमें अवशेष प्राप्त हुए थे, उनसे लगता है कि वो पत्थर और मिट्टी से बनाए गए थे। और यहाँ पर शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था, समझ रहे हो। और जैसे कुछ समाधान थे, उसमें मिट्टी के पकाए गए आभूषण, शंख की चूड़ियाँ, गोमेद, पत्थर के मनके, तांबे की अंगूठियाँ आदि भी प्राप्त हुई थी। तो ये भी इस बात का इशारा करते थे कि वह लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, वह जो तांत्रिक सोच होती उसमें भी विश्वास रखते थे वे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें रोपड़ से प्राप्त हुई। अगला स्थल देखते हैं, जो कौन सा है? लोथल। और इसकी लोकेशन कौन सी है? अहमदाबाद, गुजरात। कौन से रिवर पर? भोगवा नदी पर। और इसकी खोज कब हुई थी? 1955 से 1962 तक। खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। और यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली? मनका कारखाने, डॉकयार्ड, बटन सील, आग वेदी, चित्रित जार और हाथी दांत का सेट। ये चीज़ें हमें कहाँ से देखने को मिली? ये सभी चीज़ें हमें लोथल से देखने को मिली। देखिए, जो लोथल जगह थी वह बंदरगाह के पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस बंदरगाह पे, जो लोथल बंदरगाह था गुजरात में, इस पर मिस्र तथा मेसोपोटामिया के जहाज आते थे व्यापार के लिए। और जो लोथल में गढ़ी और नगर दोनों की एक ही रक्षा प्राचीर होती थी। वहाँ पे तो देखो, हमने जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उनमें क्या देखा कि जो गढ़ था वह ऊंचाई पर था और जो नीचा वाला शहर था वह ऊंचाई से काफ़ी नीचे था। तो उनकी जो प्राचीर थी वो भी अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पर गढ़ और नगर दोनों की प्राचीर एक ही थी। आगे देखें, लोथल से हमें एक मर्द भांड भी मिला था, जिस पर एक विशेष चित्र उकेरा गया था, जिस पर कौवा और लोमड़ी का चित्र था। जो एक हमें मर्द भांड मिला उस पर कौवा और लोमड़ी का भी चित्र हमें लोथल से प्राप्त हुआ था। यहाँ से एक उत्तर अवस्था की एक अग्निवेदी भी मिली है। जो आग वेदी, देखिए यहाँ पे जो आग वेदी बताया गया था ये उत्तर अवस्था की थी। यहाँ में अन्न पीसने की चक्की भी हमें प्राप्त हुई है। और लोथल से हमें एक छोटा सा दिशा मापक यंत्र भी मिला है। और क्या क्या चीज़ें मिली हमें लोथल से वो देखते हैं। यहाँ से तांबे का पक्षी, बैल, खरगोश व कुत्ते की भी आकृतियाँ मिली हैं। और लोथल से देखिए, एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। लोथल से मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं। और यहाँ से, जैसे यहाँ पे अगर अन्न पीसने की चक्की मिली है तो ऑब्वियसली पाट भी मिलेंगी, तो हमें यहाँ से पाट भी मिले हैं, जो पूरे सिंधु सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है। तो ये टेक्निक्स के बारे में तो जानते ही थे। जैसे देखिए, यहाँ पे आग वेदी मिली है, तो यहाँ के लोग हवन से भी परिचित थे। और
यहाँ पे डॉकयार्ड वगैरह मिले हैं, तो ये लोग व्यापार से भी परिचित थे। आगे देखते हैं। राखी गढ़ी, अगला स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। इसकी लोकेशन कौन सी है? हिसार, हरियाणा। खोज कब हुई? 1997 से 2000। खोजकर्ता कौन थे बताओ? अरमेंद्र नाथन। और क्या क्या चीज़ें मिली? टेराकोटा के पहिए, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और खिलौने। देखो राखी गढ़ी में आज भी खोज चल रही है और वहाँ गांव के गांव निकल रहे हैं। जो राखी गढ़ी है वहाँ पे आज भी इस चीज़ को खोजा जा रहा है और वहाँ गांव के गांव उस खोज में बाहर आ रहे हैं। अब इसके राखी गढ़ी के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। देखो विश्व विरासत जो कोष की जो मई 2012 में एक रिपोर्ट आई थी जो विरासत स्थल से रिलेटेड थी कि कौन कौन से विरासत स्थल खतरे के उसमें लाइन में जा चुके। तो उस बारे में एक विश्व विरासत कोष की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 10 जो स्थान थे उनको चिन्हित किया गया था और उनमें से एक राखी गढ़ी भी था। जो खतरे के जो सूचक जगह थी, जो मतलब जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई उनकी समाप्ति या उनको उन स्थलों को नुकसान हो रहा था, तो उसके ऊपर विश्व विरासत कोष ने एक रिपोर्ट जारी की थी और ऐसे ऑल ओवर वर्ल्ड 10 जगह को चुना गया था जिसमें राखी गढ़ी को भी शामिल किया गया था। और देखिए राखी गढ़ी है वो सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्र में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि धोलावीरा के बाद में दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, तो वह होगा राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी से प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा इन दोनों युगों के प्रमाण मिले हैं। तो ये थी राखी गढ़ी के बारे में। आगे का स्थल देखते हैं, कालीबंगा। और इसकी लोकेशन कौन सी है? श्री गंगानगर, राजस्थान में। कौन सी नदी पे? घग्गर नदी पे। और इसकी खोज कब की गई? 1961 में। और खोजकर्ता कौन थे? ब्रिज बासीलाल और बीके थापर। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली थी? पकी और जली चूड़ियाँ, अग्निवेदी और ऊँट की हड्डियाँ। अच्छा, कालीबंगा से क्या मतलब है? काले रंग की चूड़ियाँ। कुछ और चीज पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। देख कालीबंगा एक छोटा नगर था और यहाँ पे देखिए खोजकर्ता कौन किस किस को बताया गया है? ब्रिज बासीलाल और बीके थापर को। लेकिन 1952 यहाँ पे खोज दिखाई गई है 1961 में, लेकिन 1952 में अमलानंद घोष ने भी इसकी खोज की थी। उसके बाद में इन्होंने खोज की थी ब्रिज बासीलाल और बीके थापर ने। और यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें मिली है वो भी देखते हैं। और यहाँ विश्व का प्रथम जोता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा से हमें विश्व का प्रथम जोता हुआ खेत मिला है। और क्या मिला है? कालीबंगा में तांबे से निर्मित औजार, हथियार व मूर्तियां भी मिली हैं जो ये प्रकट करती हैं कि मानव प्रस्तर युग में ताम्र युग में प्रवेश हो चुका था। क्योंकि जब यहाँ से तांबे की वस्तुएं हमें मिली तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि ताम्र युग में प्रवेश हो चुका था। इस स्थल से ताम्र युग में प्रवेश हो चुका था। एक चीज़ और देखिए, मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों से बने थे। कालीबंगा के जो घर थे वह कच्ची ईंटों से बने थे। यहाँ पे कपास की खेती के अवशेष भी मिले हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कपास की खेती के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें हल्की अंकित कुछ रेखाएं भी मिली हैं जो किस बात का इशारा करती हैं कि यहाँ का जो मानव था वह कृषि कार्य भी करता था। एक चीज और नोट करिए आगे, कालीबंगा में मातृ देवी की पूजा नहीं होती थी।
क्योंकि यहाँ हमें कोई मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली, तो हम कह सकते हैं कि कालीबंगा में मातृ देवी की पूजा नहीं होती थी। और जैसे मोहनजोदड़ो वगैरह में मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। कालीबंगा में हमें एक विशाल दुर्ग का अवशेष भी मिला है, जो यहाँ के मानव द्वारा अपनाए गए सुरक्षात्मक उपायों का एक प्रमाण है। भाई एक विशाल दुर्ग है, तो वो दुर्ग एक सुरक्षा के तौर पे ही तो बनाया गया था, जो हमें और जगह से नहीं मिला। तो हम सोच सकते थे कि मानव अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित था, अवेयर था उस बारे में। ठीक है, अगला चीज देखते हैं। धोलावीरा, अगला स्थल कौन सा है? धोलावीरा। और इसकी लोकेशन कौन सी है? इसकी लोकेशन है कच्छ, गुजरात। और कौन सी नदी पे है ये? घग्गर नदी पे। किस साल में इसकी खोज हुई? 1960 में। और खोजकर्ता कौन थे? जेपी जोशी। यह हमें क्या क्या चीज़ें मिली? जलाशय के प्रमाण मिले, त्रिस्तरीय नगर परियोजना मिली, और पत्थर पर चमकीला पोलिस मिली। देखिए अभी तक नगर स्तरीय जो परियोजनाएं थी वो हमने कितने तरीके की देखी? 2 तरीके की। कौन कौन सी? ऊंचा नगर और नीचा नगर, जिसमें हम ऊंचा नगर को गढ़ बोलते थे। अब यहाँ पे हमें त्रिस्तरीय नगर परियोजना देखने को मिल रही है। चलो कुछ और चीजें देखते हैं इसमें। इसका जो विस्तृत उत्खनन है वह 1990-91 में रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। यहाँ पे खोज किसने की थी? 1960 में जेपी जोशी ने। और वहाँ पे विस्तृत उत्खनन बड़े लार्ज क्वांटिटी पे किसने किया था? रविंदर सिंह ने। धोलावीरा नगर में ये त्रिस्तरीय नगरीय परियोजना देखी गई थी, जिसमें एक को बोला जाता था दुर्ग भाग, सेकंड को बोला जाता था मध्यम नगर, और थर्ड को बोला जाता था निचला नगर। जो ये मध्यम नगर है ये केवल धोलावीरा में ही पाया गया था, क्योंकि अब से पहले तो दुर्ग और निचला नगर ये 2 चीज़ें तो हमने पढ़ी हैं, ताकि भाई 2 नगर के 2 पार्ट्स पाए गए हैं, जिसमें एक ऊंचा होता था एक नीचा। ऊंचे वाले नगर में वे लोग रहते थे जो अमीर तबके के होते थे, और नीचे वाले नगर में मजदूर, श्रमिक वगैरह, या जो दैनिक कार्य करते थे, या आम जनता जिनकी स्थिति वैसी नहीं थी जो उच्च नगर में रह सके, तो वो लोग नीचे वाले नगर में रहते थे। ठीक है। जैसे धोलावीरा में जो दुर्ग भाग था, ऊपर नगर और मध्य नगर, उनके बीच में एक विशाल इमारत भी पाई गई थी, जिसको हम स्टेडियम के तौर पे देख सकते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सी सीढ़ियां पाई गई थी, तो शायद उस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो शायद लोगों को बैठने के लिए जगह होती थी, तो वो एक स्टेडियम के तौर पे जाना गया है। और क्या क्या चीजें मिली हैं धोलावीरा में? धोलावीरा में सिंधु लिपि के सफेद खड़िया मिट्टी के बने 10 बड़े अक्षरों में लिखे गए एक बड़े अभिलेख पट की छाप मिली है। और ये शायद विश्व का प्रथम सूचना पट का प्रमाण प्रस्तुत करता है, कि हमें जो धोलावीरा में एक अभिलेख मिला था छपा हुआ, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विश्व का प्रथम सूचना पट का प्रमाण होगा। और यहाँ विभिन्न प्रकार के, मतलब 16 प्रकार के जलाशय के भी प्रमाण मिले हैं, जिसमें 2 जलाशय काफ़ी महत्वपूर्ण थे। एक को हम कह सकते हैं बड़ा जलाशय, जो पूर्वी क्षेत्र में बना हुआ था, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 70 गुणा 24 गुणा 7.5 मीटर थी। और एक दूसरा जलाशय मिला था जो दुर्ग के दक्षिण क्षेत्र में था। पहला वाला जो बड़ा जलाशय मिला वो किस क्षेत्र में था? वह दुर्ग के पूर्वी क्षेत्र में। और ये जो दूसरा जलाशय मिला वो किस क्षेत्र में है? ये दुर्ग के दक्षिण क्षेत्र में थे। और जिसकी दूसरा जलाशय देखते हैं, जो दक्षिण क्षेत्र में था, दुर्ग के दक्षिण भाग में, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? 95 गुणा 11 गुणा 4 मीटर। तो ये हमने कुछ चीजें थी वो धोलावीरा के बारे में पढ़ा। अगला स्थल देखते हैं, बनावली। इसकी लोकेशन कहाँ है? फतेहाबाद
हरियाणा। कहाँ है इसकी लोकेशन? फतेहाबाद, हरियाणा। और कौन से साल में इसको खोजा गया? 1975 से, पहले 1975 में, फिर 83 84 में। खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर आर एस बिष्ट। और क्या क्या यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ था? जो टेराकोटा का हल। देखो यहाँ से हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें प्राप्त नहीं हुई थी। जो और टेराकोटा का हल, कुछ और चीज़ें जो हमें बनावली में देखने को मिली वो इस प्रकार थी। देखिए, बनावली जो स्थल था वह रंगोई नदी के तट पर स्थित था और कालीबंगा सरस्वती की निचली घाटी में था, जबकि ये नगर, कौन सा? बनावली नगर, ये सरस्वती की ऊपरी घाटी में स्थित था। और यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए। कौन कौन से थे वह? प्राक सैंधव, सेकंड था उत्तर सैंधव, और तीसरा था विकसित सैंधव। जो बनावली थी उसमें से, उससे हमें संस्कृति के 3 स्तर देखने को मिले थे: प्राक सैंधव, उत्तर सैंधव और विकसित सैंधव। यहाँ पर भी जो दुर्ग तथा जो निचला नगर था वह अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे थे। और जो बनावली नगर की जो योजना थी वह शतरंज के बिसात या जाल के आकार की बनाई गई थी। जो बनावली नगर था उसको हम कह सकते हैं कि वह शतरंज के पैटर्न पे, या जो जाल नेट होती है उसके पैटर्न पे इसको बनाया गया था। और यहाँ पे सड़कें न तो सीधी मिलती थी और न ही एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला लोकेशन देखते हैं, लरकाना। और ये कौन सी जगह था? ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट, पंजाब। किस साल में खोजा गया इसको? 1922 में। किस नदी पर था? सिंधु नदी पर। और यहाँ खोजकर्ता कौन थे? आर डी बनर्जी। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? जो। यहाँ से कुछ ज़्यादा चीज़ें हमें मिली नहीं, यहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ था। अगला स्थल देखते हैं, आलमगीरपुर। इसकी लोकेशन कौन सी है? मेरठ, यूपी। देखिए, इसको प्राचीन टाइम में क्या कहा जाता है? इस स्थल को आलमगीरपुर। और हाल फिलहाल इसको क्या कहा जाता है? मेरठ। और ये कहाँ पे है? यूपी पे, यूपी में। और किस नदी पर? हिंडन नदी पर। खोज कब की गई? 1958 में। और खोजकर्ता कौन थे? बताओ। खोजकर्ता थे युग शर्मा। और यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिली? जैसे गर्त पर कपड़े का प्रभाव। और क्या क्या फैक्ट्स हैं आलमगीरपुर के बारे में वो भी आपको बताते हैं। जो आलमगीरपुर है वह सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्व दिशा थी उसमें सबसे अंतिम स्थलों में से एक था। जो आलमगीरपुर है वह जो पूर्व दिशा थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसमें सबसे अंतिम स्थलों में से एक था। और इस स्थल को परशुराम का खेड़ा भी कहा जाता था। आलमगीरपुर को क्या कहा जाता था? परशुराम का खेड़ा भी कहा जाता था। यहाँ से हमें टूटे हुए ब्लेड भी मिली थी, उसके भी प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पर जो देखिए, यहाँ है ना जो गर्त पर कपड़े का प्रभाव, कपड़े के साक्ष्य एक कुंड पर छापों के रूप में मिले थे। और आलमगीर में भी 4 काल देखने को मिले हमें। पहला एक था हड़प्पा, दूसरा था चित्रित ग्रेवेयर, तीसरा था प्रारंभिक ऐतिहासिक, और चौथा कौन सा था? मध्यकालीन काल। ये चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिली? आलमगीरपुर में। अगला स्थल देखते हैं कौन सा है। अगला है सुतका गेंडोर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का अगला स्थल है। इसकी लोकेशन कौन सी है? इसकी लोकेशन थी बलूचिस्तान। देखिए, ये रहा, ये जो स्थल है ये बलूचिस्तान में हमें देखने को मिला है। खोज कब की गई? 1927 में। नदी कौन सी थी? डास्ट रिवर। और खोजकर्ता कौन थे? बताओ। खोजकर्ता थे आर एन
स्टेन। और इस जगह को किस लिए यूज में लिया गया था? ये एक तरीके का ट्रेड पॉइंट था बिटवीन हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में। जो ये स्थल था सूत के गेंडोर, ये हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में एक ट्रेड पॉइंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। और क्या चीज़ें जानने को मिल सकती है इसके बारे में? देखिए, जैसे आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व दिशा का सबसे अंतिम स्थल था, वैसे ही ये जो सूत के गेंडोर ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर था, जो कि एक पोर्ट के रूप में था और यहाँ से फारस की खाड़ी और अरब सागर से समुद्री व्यापार को भीतरी इलाकों से जोड़ता था। जो फारस की खाड़ी थी और अरब सागर थे, उस जब लोग यहाँ से व्यापार के लिए जाते थे तो ये भीतरी इलाकों से इसको जोड़ता था, ये एक पोर्ट के रूप में कार्य करता था। और आज ये जगह है, या जो इसको पोर्ट बोल सकते हैं, उसको कराची पोर्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ये देखिए कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे। इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें आपसे क्वेश्चन किस तरीके के पुट अप किए जा सकते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी मोस्ट पॉपुलेटेड मतलब सबसे ज़्यादा निवासी कौन सी स्थल पे पाए गए थे? तो आंसर कौन सा होगा इसका? दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मोस्ट मॉडर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे मॉडर्न साइट मतलब सबसे जो मॉडर्न स्थल कौन सा है? तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? मोहनजोदारो। वो मूवी नहीं देखी क्या, ऋतिक रोशन की आई थी मोहनजोदारो? तो ये सबसे मॉडर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं, बिगेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो बताओ कौन सा है? जो सबसे बड़ा स्थल जिसकी खुदाई अभी भी चल रही है, जहां गांव के गांव निकल रहे हैं, तो वह कौन सा है? राखीगढ़ी। एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली। देखो वहां तो बिगेस्ट साइट था, यहां पर क्या पूछा जा रहा है? लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली। तो वो कौन सा है बताओ? मोहनजोदारो, जिसको क्या कहा गया है? मर्द पुरुषों का टीला। यहाँ पे क्या क्या हमें क्या क्या देखने को मिला था? 2 मंजिले इमारतें भी देखने को मिली थी। यहाँ पे जो अनाज स्टोर करने के लिए विशाल भंडार भी देखने को मिले थे। यहाँ पे एक बड़ा स्नानागार भी मिला था और यहाँ पे बड़े बड़े मंच भी मिले थे। तो इस तरीके से हम बता, और यहाँ पे मतलब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी था, तो इसको बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वे किस किस धातु से परिचित थे? बताओ। तो वह सोना से भी परिचित थे, वह सिल्वर से भी परिचित थे, वह कॉपर से भी परिचित थे, वह ब्रोंज से भी परिचित थे। क्या वो लोहे से परिचित थे? बताओ मुझे। नहीं, जो सिंधु घाटी सभ्यता थे वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस किस धातुओं से परिचित थे, तो ऑप्शंस में अगर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रोंज आए तो ठीक है, इन चीज़ों से तो वो परिचित थे। लेकिन अगर ऑप्शन में आयरन हो तो उसको नहीं करना, क्योंकि आयरन से सिंधु घाटी सभ्यता, लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनके ट्रेड रिलेशन किसके साथ थे, किस सभ्यता से, किस जगह के उस साथ उनके ट्रेड रिलेशनशिप थे? तो बताओ। मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी सभ्यता के ट्रेड रिलेशन किससे थे? मेसोपोटामिया। तो आज ही हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा।
एंशियंट हिस्ट्री का ही अगला चैप्टर होगा जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।